नमस्कार, मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी एक बार फिर उपस्थित हूँ। यूपीएसआई की परीक्षा के लिए प्रश्न श्रृंखला 5 को लेकर यह प्रश्न श्रृंखला संविधान और मूल विधि के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस प्रश्न श्रृंखला में भी हम 10 प्रश्न हल कराएंगे, जिनमें से 7 प्रश्न संविधान के और 3 प्रश्न मूल विधि के। तो आइए देखें आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आइए देख लें इस प्रश्न में क्या है। यह प्रश्न में पूछा गया था, केंद्र में संघ कार्यपालिका में और फिर रिक्त स्थान दिया गया है और आगे लिखा होते हैं। इसका मतलब पूछा जा रहा है केंद्र में संघ कार्यपालिका में कौन कौन लोग होते हैं। और आपको 4 पद दिए गए हैं इसमें। कौन सा? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी प्रधानमंत्री। और फिर लिखा है सही विकल्प का चयन करें कि इन में से कौन संघ कार्यपालिका में होते हैं। और विकल्प आपको 4 बनाए हैं। ए विकल्प में है ए, बी और डी। इसका मतलब है ए विकल्प में क्या दिया गया है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। और बी विकल्प में क्या दिया गया है? ए और बी अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। विकल्प सी में क्या है? ए, सी और डी राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। और विकल्प डी है जो इसमें क्या है? सी और डी अर्थात लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो वास्तव में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और कार्यपालिका में संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका दोनों होती हैं। और आपसे पूछा है संघ की कार्यपालिका में कौन होते हैं। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? हम जान लें संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। नीचे लिख दे रहे हैं हम, इसको देख लीजिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी ये संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं है, वे वास्तव में विधायिका के अंग हैं। लोकसभा अध्यक्ष विधायिका के अंग हैं। और आपसे परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था यूपीएसआई की, उसमें संघ की कार्यपालिका में से कौन कौन आपको दिए गए थे विकल्प में? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और इनके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी भी संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो सही विकल्प का चयन करना बहुत आसान हो जाता है। संघ की कार्यपालिका में कौन शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्थात ए, बी और डी। और इसके लिए सही विकल्प क्या है? ए। इसमें दिया गया है ए, बी और डी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है विकल्प ए। और अब इसके बाद हम देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में हम देखें क्या पूछा गया है। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? संवैधानिक प्रमुख का अर्थ क्या होता है? जिसके पास में शासन की वास्तविक शक्तियां ना हो, केवल नाम मात्र की शक्तियां, वे संवैधानिक प्रमुख। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? और विकल्प दिए हैं, ए भारत सरकार अधिनियम, बी
निदेशक सिद्धांत, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और डी संविधान सभा। तो वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ और इस अधिनियम के पारित होने के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया गया और अब वास्तविक शक्तियां, शासन की वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के पास आ गई। इसके द्वारा क्या हुआ कि शासन की वास्तविक शक्तियां किसके पास आ गई? मंत्रिमंडल के पास आ गई और गवर्नर जनरल वास्तव में नाम मात्र के प्रमुख बचे या संवैधानिक प्रमुख बचे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा गवर्नर जनरल और ठीक उसी तरह प्रदेशों के गवर्नर नाम मात्र के प्रमुख अर्थात संवैधानिक प्रमुख का दर्जा प्राप्त हो गया उन्हें और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडलों के पास आ गई। तो जो आपसे प्रश्न पूछा गया था यूपीएसआई की परीक्षा में वह ये था कि किस अधिनियम के द्वारा इन्हें संवैधानिक प्रमुख का दर्जा मिला? वह था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा मिला और इस अर्थात इसका सही उत्तर प्रश्न नंबर 2 का होगा विकल्प सी। अब इसके बाद देख लें आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तो आइए देख लें इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? और विकल्प क्या दिया गया है? ए 17, बी 47, सी 29 और डी 34। प्रश्न श्रृंखला 4 जो हमने हल कर ली है उसके वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें प्रश्न नंबर 1 पर इसी से मिलता जुलता प्रश्न है। उसमें पूछा गया है अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं और इस प्रश्न में पूछा गया है अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। 330 में लोकसभा में स्थानों का आरक्षण किया गया, स्थानों का आरक्षण किया गया और यह आरक्षण किस तरह से है? अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए। अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान निर्धारित हैं? कुल 84 स्थान निर्धारित हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान निर्धारित हैं? 47। और आपसे प्रश्न पूछा गया था कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 47 स्थान। तो अब इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तो आइए देख लें इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न है भारत के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? और 2 वक्तव्य दिए गए हैं ए और बी। वक्तव्य ए में क्या लिखा गया है? सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबंधित कुछ निर्देश। विकल्प वक्तव्य में क्या है? सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबंधित कुछ निर्देश। यह सच है, पूरी तरह से सच है। और वक्तव्य 2 क्या है? ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। और फिर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है ए और विकल्प ए में ए और बी दोनों सत्य हैं, विकल्प बी में ए और बी दोनों सत्य नहीं है, विकल्प सी है केवल ए सत्य है और विकल्प डी है केवल बी सत्य है। तो जैसा कि हमने देखा वक्तव्य ए क्या है? सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को संबंधित कुछ निर्देश हैं, यह सत्य है। और दूसरे वक्तव्य का भी हम परीक्षण कर लें, ये क्या है? इसमें कहा गया है ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है।
तो वास्तव में नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए गए और भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में इनका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 37 में क्या उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 37 में उल्लेख है कि ये नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता। तो वक्तव्य बी जो है ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यह सत्य नहीं। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो इन दोनों में से केवल वक्तव्य ए सत्य है। ये क्या लिखा है? ये नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को कुछ निर्देश हैं। तो अब सही विकल्पों में से हमें चुनाव करना आसान है। सही विकल्प का वह कौन सा है? केवल ए। और केवल ए किसमें दिया गया है? विकल्प सी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो आइए देख लें इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न है, किस वर्ष संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? किस वर्ष संसद के दोनों सदनों की स्थापना? संसद के दो सदन कौन से हैं? संसद के सदन कौन कौन से हैं? दो सदन होते हैं संसद के, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा प्रथम सदन, राज्यसभा द्वितीय सदन। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को द्वितीय सदन। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा उच्च सदन। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है, इसीलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों का गठन, इनकी स्थापना हुई थी 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को, क्योंकि 13 मई 1952 को इन दोनों सदनों की पहली बैठक हुई थी और किसी भी सदन का गठन उस तारीख से माना जाता है जिस तारीख से उसकी पहली बैठक होती है। तो इसलिए इनकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का गठन 13 मई 1952 को हुआ। आपसे केवल सन पूछा गया है कि किस वर्ष संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई, और वह सही विकल्प है बी 1952। अब इसके बाद देख लें आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो आइए देखते हैं 6वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते? किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? और विकल्प दिए गए हैं। ए, एक अधिशासी मंडल जिसमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं। और विकल्प बी है उस राज्य के मुख्यमंत्री। विकल्प सी है उपराष्ट्रपति और विकल्प डी है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करते हैं, अर्थात मंत्रिमंडल के प्रमुख प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करते हैं। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। तो आइए देख लें 7वें प्रश्न में पूछा क्या गया है। काफी बड़ा दिख रहा है यह प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? और दो वक्तव्य दिए गए हैं। ए, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। वक्तव्य क्या है?
संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। और वक्तव्य बी क्या है? उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। और अब इसके बाद सही विकल्प का चयन कैसे करना है? विकल्प 4 दिए हैं ए में, ए और बी दोनों नहीं, अर्थात ये दोनों सत्य नहीं। विकल्प बी क्या है? केवल ए सत्य है। विकल्प सी है ए और बी दोनों, अर्थात दोनों सही हैं। और विकल्प डी क्या है? केवल ए। तो हम इन दोनों वक्तव्यों का परीक्षण कर लें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। और इसी अनुच्छेद में शपथ का प्रारूप भी दिया गया है। शपथ का प्रारूप, आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप कहाँ दिया गया है? वह किसी अनुसूची में नहीं है, अनुच्छेद 60 में है। और इसी अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। और इसमें क्या लिखा है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ, और शपथ क्या लेंगे? भारत के संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षण, अर्थात प्रतिरक्षा करने की शपथ लेंगे। इसकी शपथ लेंगे वो, और जनता के कल्याण में लगे रहने की शपथ लेंगे। भारत के राष्ट्रपति जो शपथ लेंगे वे क्या लेंगे? वे संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षण करने की शपथ लेंगे, और इसके साथ जनता के कल्याण में लगे रहने की शपथ लेंगे, अर्थात वक्तव्य ए सही है। वक्तव्य बी को भी हम देख लेते हैं, इसका परीक्षण कर लें। इसमें क्या लिखा है? उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 69 में क्या उल्लेख है? उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, की शपथ का उल्लेख है। और इसी अनुच्छेद में उनकी शपथ का प्रारूप, शपथ का प्रारूप। आपसे प्रश्न भी कभी पूछे जा सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 69 में दिया, और उनकी शपथ का उल्लेख भी अनुच्छेद 69। इस अनुच्छेद में क्या दिया गया है? उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पहले भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेंगे। और वे किसकी शपथ लेंगे? भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ लेंगे, तथा जो पद वे धारण करने वाले हैं उस पद के कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ लेंगे। कौन कौन सी शपथ लेंगे? उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेंगे, अर्थात सत्य, निष्ठा और वफादारी की शपथ लेंगे, अर्थात यह वक्तव्य भी सही है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति जो पद ग्रहण कर रहे हैं उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि वक्तव्य ए और वक्तव्य बी दोनों सही है। अब हमें यह चारों विकल्पों में से देखना है कि किसमें यह उल्लेख है, किस विकल्प में, कि ए और बी दोनों सही हैं। वह किसमें है? विकल्प सी में है। ए और बी दोनों सही है, अर्थात प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। और अब इसके बाद हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 मूल विधि के प्रश्न होते हैं, तो प्रश्न 8 देखते हैं मूल विधि। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को, क्या पूछा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? विकल्प ए है शरारत, विकल्प बी जबरन वसूली, विकल्प सी आपराधिक विश्वास भंग, और विकल्प सी है छल। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 405
आपराधिक विश्वास भंग से संबंधित है। यह विश्वास भंग से संबंधित है, विश्वास भंग से संबंधित। और धारा 406 में इसके लिए, विश्वास भंग के लिए दंड का प्रावधान, दंड का प्रावधान इसके लिए किया गया है, दंड का प्रावधान किया गया है। कितना दंड? 3 वर्ष। तो इस तरह से धारा 405 आपराधिक विश्वास भंग और उसके लिए 406 में 3 वर्ष के दंड का प्रावधान है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? आपराधिक विश्वास भंग से। अर्थात प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। और अब इसके बाद फिर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। तो आइए देख लें इस प्रश्न को। इस प्रश्न में पूछा गया है, इंदिरा साहनी के निर्णय में, इंदिरा साहनी के निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL मामले को ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि इंदिरा साहनी के वाद में उस जनहित याचिका में जो निर्णय हुआ है उसको ऐतिहासिक माना जाता है। क्यों ऐतिहासिक माना जाता है? इसके 4 कारण आपको दिए गए हैं और इन 4 कारणों में से वह कारण ढूंढना है जो इस मामले में दिए गए निर्णय को ऐतिहासिक माना जाता है। आपसे विकल्प ए है, अदालत ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के औचित्य को स्वीकार किया। विकल्प बी है, इससे 40,000 से अधिक अभियोगाधीन कैदियों की रिहाई के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। अभियोगाधीन मतलब जिन पर आरोप लगे हैं और वो उनके मुकदमे चल रहे हैं लेकिन अभी वे जेल में ही पड़े हुए हैं। विकल्प सी क्या है, इसमें सरकार को देश के पर्यावरण में सुधार लाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया। और विकल्प डी क्या है, सरकार ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित मानदंडों पर अमल किया जाना ही चाहिए ताकि कैदियों के बुनियादी मानव अधिकारों का सम्मान किया जाए। तो हमें यह जानना होगा कि इंदिरा साहनी का मुकदमा किस संदर्भ में आया था। अगर हम इतना जानते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे लिए बहुत आसान होता है, और अगर ये नहीं जानते तो फिर बहुत कठिन लगता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, इंदिरा साहनी का जो मुकदमा था, वाद था, जो कि जनहित याचिका संबंधी मामला था, उस पे जो निर्णय आया था वह ऐतिहासिक है। क्यों ऐतिहासिक है, केवल इतना पूछा। तो अगर हम जाने कि इंदिरा साहनी का वाद या मुकदमा किस संदर्भ में था तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हैं। वह मुकदमा किस संदर्भ में था? सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संदर्भ। इंदिरा साहनी का जो वाद है वह वाद सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संदर्भ में, और इस मामले पर निर्णय देते हुए अदालत ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को वैध ठहराया था और उस अर्थात पिछड़े वर्गों के आरक्षण के औचित्य को स्वीकार किया था, उसकी जरूरत को स्वीकार किया था। तो अर्थात इंदिरा साहनी के निर्णय में जो फैसला आया था उसे ऐतिहासिक माना जाता है। क्यों ऐतिहासिक माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, अदालत ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को वैध ठहराया, उसके औचित्य को स्वीकार किया, जरूरत को स्वीकार किया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है विकल्प ए। और अब आज का अंतिम प्रश्न देख लें हम, प्रश्न नंबर 10। तो आइए अंतिम प्रश्न पे भी चर्चा कर लें हम। आज के अंतिम प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए। सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए। और आपसे ये 4 अधिनियम दिए गए हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना अधिकार अधिनियम, सी दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
और डी दिया है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का और सही विकल्प का चयन आपको इन चारों में से करना है। जो चार विकल्प आपको दिए गए हैं जिनमें इनका क्रम बताया गया है कि इनका पारित होने का क्रम क्या है। सबसे पहले कौन पारित हुआ, फिर उसके बाद कौन पारित हुआ, उसके बाद कौन पारित हुआ और सबसे अंत में कौन पारित हुआ, इनका सही क्रम बनाना है और इन चार विकल्पों में से जिस विकल्प में सही क्रम दिया है उस विकल्प को हमें चुनना है। तो हम सबसे पहले यह देख लें कि ये अधिनियम कब कब पारित किए गए। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1993। सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1961 में। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में। तो अब इसका सही क्रम बन जाएगा। सबसे पहले कौन पारित किया गया, फिर कौन पारित किया गया? सबसे पहले कौन है? 1961 अर्थात दहेज प्रतिषेध अधिनियम अर्थात सी। इसका सही क्रम हम बना लेते हैं और फिर विकल्प में अपने आप आसानी से हम उसको चुन लेंगे। सबसे पहले 1961 में, उसके बाद 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम अर्थात ए, उसके बाद फिर 2002 बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम अर्थात डी, और फिर सबसे अंत में कौन सा आएगा? सूचना अधिकार अधिनियम 2005 अर्थात बी। अर्थात इसमें सही क्रम क्या बना? CADB। CADB कहाँ दिया है? विकल्प डी में दिया है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। तो इस तरह से आज की प्रश्न श्रृंखला 5 के हमारे 10 प्रश्न पूरे होते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं इन 10 प्रश्नों में से 7 प्रश्न संविधान के हैं और 3 प्रश्न मूल विधि के हैं। और इन प्रश्नों की व्याख्या के द्वारा हमने इन प्रश्नों को हल किया और उसके साथ ही कुछ नए तथ्यों को भी हमने समझा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यह प्रश्न श्रृंखला लाभ पहुंचाने वाली होगी और यह प्रश्न श्रृंखला आपको कितना लाभ पहुंचा रही है ये आप कमेंट करके अवश्य लिखें। और अगर आपको इससे लाभ मिल रहा है तो आप इसको अपने परिचितों को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएं और आप उसका लाभ ले सकें। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस के बारे में कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में प्रश्न श्रृंखला 6 को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।